हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां हम वेब टेक्नोलॉजी BCS 502 का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड वेब पेज डिजाइनिंग को कंप्लीट करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी की। वेब टेक्नोलॉजीज क्या है, आओ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेब की। अ वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस एंड रिसोर्सेज वाया एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट यूजिंग द वेब ब्राउजर। तो आपका जो वेब है वो एक कलेक्शन है, आप समझ सकते हो पेजेस का। पेजेस कौन से पेजेस? वेब पेजेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेब है वो कलेक्शन है आपका वेब पेजेस और रिसोर्सेज का, जो कि आप इंटरनेट और वेब ब्राउजर के हेल्प से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक इट इज लाइक अ लाइब्रेरी वेयर वेबसाइट्स आर होस्टेड। ओके, इंटरनेट की बात करते हैं आप। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ पे कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आपस में कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, इट इज द फाउंडेशन दैट इनेबल्स द वेब टू फंक्शन। तो मतलब ये एक फाउंडेशन है जो कि वेब को चलने, जिसके ऊपर हमारा वेब काम करता है। ओके, एनालॉजी की बात करें तो द इंटरनेट इज द रोड कनेक्टिंग टू पॉइंट्स एंड द वेब इज द कलेक्शन ऑफ सर्विस अवेलेबल ऑन द रोड। ठीक है, अब बात करते हैं वेब टेक्नोलॉजी के बारे में। वेब टेक्नोलॉजी क्या है? वेब टेक्नोलॉजी आपका कलेक्शंस ऑफ टूल एंड टेक्नोलॉजीज दैट यूज टू क्रिएट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन एंड रन ऑन द इंटरनेट। ओके, तो मतलब वेब टेक्नोलॉजीज आपके वो टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपकी वेबसाइट, आपको वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाने में या रन करने में मदद करते हैं। अब जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सर्वर, है ना, आपका वेब इंटरनेट ऑब्वियसली वेब टेक्नोलॉजीज का पार्ट है। और वेब ब्राउजर आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का पार्ट है। सर्वर्स आपके टेक्नोलॉजी के, इस वेब टेक्नोलॉजी के पार्ट है। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेज आपका एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि HTML से क्रिएट होता है, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ वेबसाइट, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक वेबसाइट का पार्ट होता है एक वेब पेज। ओके, वही वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट एक कलेक्शन है मल्टीपल वेब पेजेस का, जिसमें यूजर इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करता है। अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब इंटरनेट के बारे में। तो 1960s के टाइम पे हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि US ने 1996 में स्टैब्लिश करा था, उसके थ्रू। तो मतलब ARPANET नाम था स्टार्टिंग में इंटरनेट का। तो ये बेसिकली US में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है उसको शेयर करने के लिए एजेंसीज होती हैं, उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी चालू किया। तो इसका पर्पस था कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट लोकेशंस टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो उस टाइम का ये ARPANET नेटवर्क था, जो कि बाद में चल के इंटरनेट बनने वाला था। इसके बाद बात करते हैं 1970 से 1980 के टाइम पे हमने ईमेल्स और प्रोटोकॉल को डिस्कवर करा, जहाँ पे ईमेल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1970 में। अब हम मेल्स भेजने लग गए इंटरनेट के हेल्प से। और TCP/IP को हमने इन्वेंट करा, लाइक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ताकि हम और सिक्योरली ऑपरेट कर सकें और अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, कम्युनिकेशन कर सकें और ज़्यादा अच्छी सुरक्षित तरीके से। ओके, 1989 से 1991 में हमारा वेब आया, जहाँ पे सर टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट करा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इन 1989। फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट हुई थी 1991। 1990s में हमने वेब को ग्रोथ करते हुए देखा, जहां सिंपल टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट्स बनने लगी, है ना। अर्ली वेब ब्राउजर लाइक मोसेक जैसे ने वेब को और पॉपुलर बना दिया। सर्च इंजन्स लॉन्च होने लगे लाइक याहू, गूगल। तो ये सारे 1990s के टाइम पे हुआ। अब थोड़ा वेब के वर्जन की बात करते हैं। वेब 1.0 की सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ हमने स्टैटिक वेब पेजेस बनाने सीखे, जहाँ हम सिंपल एक रीड ओनली वेब पेजेस देखते थे, जिसमें इंटरेक्शन ना के बराबर होता था। ऑब्वियसली बात है, हम सिंपल बस इंफॉर्मेशन देख सकते थे। वहीं वेब 2.0 जो कि आप अभी भी यूज कर रहे हो, विच इज अ डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब, जहां यूजर जनरेटेड कंटेंट पे फोकस किया जाता है। लाइक फेसबुक आप यूज करते हो,
आप ब्लॉग्स यूज़ करते हो, आप इवन यूट्यूब आप जो यूज़ कर रहे हो, आप इसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप वीडियो को आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, तो ये डायनेमिक नेचर हुआ। वेब 3.0 की बात करें तो ये है वेब का फ्यूचर, जहाँ हम सिमेंटिक वेब की बात करेंगे, और यहाँ पे हम एआई इंटीग्रेशन और मतलब वेब एप्लीकेशंस को और इंटेलिजेंट बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? देर आर द प्लान फॉलोड बिफोर ड्यूरिंग वेबसाइट क्रिएशन। मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, ऑब्वियसली वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले जो हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं या वेब डेवलपमेंट के दौरान जो हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं, उन्हें हम वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज कहते हैं। जहाँ पे हम सबसे पहले तो ये समझ रहे होते हैं कि हमारे टारगेट ऑडियंस कैसी है, अंडरस्टैंड टारगेट ऑडियंस, जहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे हु द वेबसाइट इज बीइंग बिल्ड फॉर, मतलब ये वेबसाइट हम बना किसके लिए रहे हैं। उसके बाद हम ये देखना, उसके बाद हम अपना गोल और पर्पस देखते हैं, जहाँ हम ये डिफाइन करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस वेबसाइट को बनाने के पीछे। क्या ये वेबसाइट ई कॉमर्स होने वाली है, पोर्टफोलियो होने वाला है, या ऑब्वियसली केटीयू के जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी नोट्स डाउनलोडिंग, जहाँ से आप अपने एग्जाम के लिए नोट्स डाउनलोड करते हो, तो या वो एक नोट्स डाउनलोड वेबसाइट होने वाली है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम मल्टीपल स्क्रीन साइज यूज़ करते हैं और हर स्क्रीन साइज में हम उस वेबसाइट को देखते हैं। सपोज मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन में भी वेबसाइट्स देखता हूँ, फ़ोन में भी मैं यूट्यूब चलाता हूँ, लैपटॉप में भी मैं यूट्यूब चला सकता हूँ, इवन टीवी में भी मैं यूट्यूब चला सकता हूँ। तो हमारी जो वेबसाइट है वो हर स्क्रीन साइज के लिए सुटेबल होनी चाहिए, वो कोई भी यूज़र एक्सपीरियंस को ब्रेक ना करे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड पर। तो आपकी जो वेबसाइट है उसका परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है अच्छा होना चाहिए। अगर आपने किसी बटन पर क्लिक करा है तो वो इंस्टेंटली फीडबैक देना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई न्यू पेज खोला है तो वो इंस्टेंटली रिडायरेक्ट होना चाहिए, इंस्टेंटली लोड होना चाहिए। तो इस ये आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा यूज़र्स आए हैं तो वो सब सर्वर हमारा हैंडल कर सके, ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है एसईओ इंटीग्रेशन। अब एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मेन रोल होता है हमारी वेबसाइट को, हमारे वेब पेज को सर्च इंजन में रैंक दिलाना। सर्च इंजन में रैंक दिलाने से क्या होगा कि अगर आपने कोई एक ई कॉमर्स की वेबसाइट खोली है जहां आप प्रिंटिंग टी शर्ट का बिजनेस आपने एक स्टार्ट करा है, तो उसके लिए आपने एक वेब वेब पेज वेबसाइट बनाई है कि आपके पास कस्टमर्स आए और उस पर ऑर्डर दें और आप उनको टी शर्ट प्रिंट करके दे सको। तो अगर आपके मतलब कोई गूगल पर सर्च करता है प्रिंटिंग टी शर्ट, तो आपकी वेबसाइट उसमें ऊपर आए। तो इसलिए हम यहाँ पे सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर सर्च इंजन के लिए हमारी वेबसाइट को, हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो वेब पेज पर रैंक कर सके। इसके लिए हम कुछ कीवर्ड्स टैग्स का यूज़ करते हैं, है ना। इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन की। तो बढ़ते हुए साइबर थ्रेट्स के लिए हमको ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वेबसाइट का जो भी हमारा डेटा है, यूज़र का डेटा इवन, वो भी सिक्योर रहे। तो हम जैसे एसएसएल का यूज़ करते हैं, एसएसएल का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है सर्वर से क्लाइंट के बीच वो इनक्रिप्टेड हो। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी ज़रूरी होती हैं। इसके बाद आता है टेस्ट एंड मेंटेन। तो अब हमारी वेबसाइट बन चुकी है, होस्ट हो चुकी है, तो अब बारी है टेस्टिंग की और मेंटेनेंस की। अब सपोज हमारी वेबसाइट में कुछ छोटे मोटे बग्स होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो होते हैं, तो उनको फाइंड आउट करना, उनको टेस्टिंग के दौरान फाइंड करना और उन्हें फिक्स करना, ये सारा काम आता है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में। इसके बाद बात करते हैं राइटिंग अ वेब प्रोजेक्ट। आप एक वेब प्रोजेक्ट को कैसे लिखते हो? तो सबसे पहले तो आप अपना आइडिया और प्लान डिसाइड करते हो, जहाँ पे आप आइडिया और प्लान में ये डिसाइड करते हो कि आपका पर्पस क्या है उस वेबसाइट के लेके, उसका प्लानिंग क्या है ना। देन आप डिजाइनिंग करते हो पहले, फिर आप डिजाइनिंग बनाओगे, आप करोगे कि आपका वेब पेज कैसे कैसे दिखने वाले हैं। देन आप HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, जहाँ आप बिल्ड करोगे एक स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन। फिर आप उसके बाद एक अपनी वेबसाइट को CSS की हेल्प से स्टाइल करोगे। देन उसमें इंटरेक्टिविटी ऐड करोगे बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद हम कुछ बैकएंड फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, इम्प्लीमेंट फीचर्स लाइक यूजर लॉगिन, है ना, डेटा स्टोरेज,
प्रोसेसिंग और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। इसके लिए हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लाइक PHP, पाइथन, नोड जेएस, है ना। सो टेस्ट की बात करें तो इंश्योर द वेबसाइट वर्क्स करेक्टली एंड मीट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट है वो सही तरीके से लोड हो रही है, जो भी हमने उसमें इमेजेस, कंटेंट, वीडियोस जो भी कुछ डाला है वो सही तरीके से लोड हो रहा है, वर्क सही तरीके से कर रहा है और जो हम चाहते थे वैसे काम कर रहा है। ओके, अगला है पब्लिश एंड डिप्लॉयमेंट। अब हमारी वेबसाइट बन चुकी है, वो सही से काम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अब हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इसके लिए हम वेब सर्वर्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो वेब सर्वर बहुत टाइप के हैं। तो फ्रीली तो अभी हम गिटअप पे कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, बट अगर हम इंडस्ट्री लेवल की बात करें, प्रोडक्शन बेस्ड की बात करें, तो हम होस्टिंगर को यूज़ करते हैं, एज्योर को यूज़ कर सकते हैं और AWS को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेंटेन एंड अपडेट। तो मेंटेनेंस और अपडेट के लिए अब हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। अगर उसमें फ्यूचर में हमें और फीचर्स ऐड ऑन करने हैं, या अगर हमने ब्लॉग पेज बनाया तो ऑब्वियस सी बात है हमें और ब्लॉग्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम मेंटेनेंस करते हैं उसमें और अपडेट करते हैं, जहाँ हम बग फिक्सेस कर रहे होते हैं, न्यू फीचर्स बना रहे होते हैं और रेगुलरली अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड के बारे में। तो फ्रंट एंड आपका होता है जिससे हमारा यूज़र इंटरेक्ट करता है, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप एक यूट्यूब की वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो यूट्यूब का जो आपको पेज जो शो हो रहा है अपनी स्क्रीन पर, वो एक फ्रंट एंड का पार्ट है। लेकिन जैसे आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हो तो वो वीडियो आपके सामने जो सर्वर से उठ के आती है, वो सारी प्रोसेसिंग आपके सर्वर में हो रही होती है, यानी बैकएंड में होती है वो। तो फ्रंट एंड का फंक्शन क्या है? एवरीथिंग द यूजर सी एंड इंटरेक्ट्स विद UI UX, यानी यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। मतलब जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो या एक्सपीरियंस कर पा रहे हो या जिससे आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो, वो आपका फ्रंट एंड का पार्ट होता है। फ्रंट एंड में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, है ना। बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में आपका आता है बिहाइंड द सीन पार्ट वेयर डेटा इज स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड मैनेज। मतलब बैकएंड हमारा क्या संभालता है? बैकएंड हमारा डेटाबेस को संभाल रहा होता है। बैकएंड जो भी क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आ रही है उनको प्रोसेस कर रहा होता है, फिर क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज रहा होता है और उनके सभी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एज अ मीडिएटर, मिडलवेयर की हेल्प से मैनेज कर रहा होता है। ओके, टेक्नोलॉजीज क्या है? टेक्नोलॉजीज हम इसमें यूज करते हैं सर्वर लैंग्वेज। सर्वर लैंग्वेज बहुत टाइप की होती हैं, पाइथन, PHP, नोड जेएस, है ना। ये सारी सर्वर साइड लैंग्वेज हैं। इसके बाद है डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए हम माई सिक्वल, मोंगोडीबी, है ना, पोस्टग्रेस SQL, तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं जिनका हम यूज करते हैं बैकएंड, है ना। एग्जांपल्स की बात करें फ्रंट एंड की, तो सीइंग अ बटन और एन इमेज ऑन अमेजोन पेज। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें अमेजोन के पेज पे कोई इमेज और बटन दिख रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है फ्रंट एंड का पार्ट है। लेकिन हैंडलिंग द पेमेंट प्रोसेसिंग, अगर हम पेमेंट प्रोसेसिंग की बात करें या लॉगिन की बात करें, लॉगिन ऑथेंटिकेशन की बात करें, तो ये सारा बैकएंड का पार्ट होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब। अब प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स हमें देते हैं रूल्स, और जिनके थ्रू हम मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। अब क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे डिवाइस ग्लोबली आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये तय करना कि हमको कहाँ से कहाँ डेटा भेजना है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ काम आते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स, जो हमको सिक्योरिटी देते हैं ताकि हमारा डेटा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ब्रेक ना हो, है ना, सिक्योरली वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ खास प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां हमारा मेन पर्पस होता है वेबसाइट को एक्सेस करना HTTP करके, है ना। तो हाँ, ये थोड़ा लेस सिक्योर होता है। इसके बाद जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है वो है HTTPS, विच इज अ सेम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट यहाँ पे एक सिक्योर का कीवर्ड और ऐड हो जाता है। अब ये सिक्योर कैसे है? क्योंकि यहाँ पे यूज करता है SSL और TLS, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का। तो ये करता क्या है? ये आपके जो डेटा आप मतलब क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे भेज रहे हो या जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उसे इनक्रिप्ट कर देता है। तो
ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर कोई मिडल मैन आके उसमें इंटरप्ट पैदा करता है तो उसको वो डेटा एज ए इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाई देगा। इसके बाद आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर एंड द सर्वर, और यहाँ पे फाइल सर्वर की बात हो रही है। इसके बाद आता है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ हम जिसका प्राइमरी यूज होता है ईमेल्स को भेजने के लिए इंटरनेट की हेल्प से। तो SMTP के भी सर्वर्स होते हैं, मेल सर्वर जिन्हें हम कहते हैं, और जिनकी हेल्प से हम मतलब ये ईमेल्स को भेजते हैं ओवर द इंटरनेट, और SMTP प्रोटोकॉल उसके लिए यूज होता है। ओके, इसके बाद आता है POP3 और IMAP, विच इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि मेल को रिसीव करने और मैनेज करने के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ से आप ईमेल्स को रिसीव करते हो और उन्हें मैनेज कर सकते हो इन प्रोटोकॉल्स के जरिए। अब बात करते हैं DNS की, जो कि आपके वेब डेवलपमेंट जर्नी में आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। जैसे आप google.com सर्च करते हो तो google.com एक डोमेन नेम है, एक नॉर्मल नेम है जो ह्यूमन रीडेबल है, लाइक google.com, है ना। हम समझ पा रहे हैं कि हम गूगल को कॉल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट कैसे समझेगा कि उसे जाना कहाँ है, google.com है कहाँ। तो DNS क्या करता है, DNS आप एक मतलब एक बहुत बड़ा डेटाबेस की तरह समझ सकते हो, जहाँ पे एक साइड डोमेन नेम्स है और एक साइड उनके IP एड्रेस है। अब क्योंकि इंटरनेट पे हर डिवाइस का IP ही उसका एक एड्रेस होता है, जिसकी मदद से हम उस डिवाइस तक पहुंच सकते हैं, उस डिवाइस तक एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम डोमेन नेम सिस्टम का यूज करते हैं। जब हम google.com लिखते हैं अपने कंप्यूटर पे तो वो सबसे पहले DNS के पास जाता है, का जो सर्वर का IP एड्रेस है वो ये है, और वो फिर उस IP एड्रेस को वापस भेजता है, और देन हम उस IP एड्रेस यानी उस सर्वर से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो एक्ट्स लाइक अ फोन बुक और फॉर द इंटरनेट, ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल वेब एड्रेसेस, लाइक जैसे अभी हमने बात करी google.com, इनटू IP एड्रेसेस दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, है ना। अब बात करते हैं TCP/IP के बारे में, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इज अ फाउंडेशन, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, फाउंडेशन है इंटरनेट कम्युनिकेशन की। TCP इंश्योर करता है कि डेटा हमारा सही तरीके से जा रहा है, चंक्स की फॉर्म में पूरा गया है या नहीं गया है, ब्रेक हुआ है बीच में, है ना, ये सारी चीजें हैंडल करता है TCP। और IP हैंडल्स एड्रेसिंग एंड डिलीवरी टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें इंटरनेट की हेल्प से कोई चीज भेजनी है तो उसका IP एड्रेस ही उसका मेन डेस्टिनेशन एड्रेस होता है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की। तो जो आपका आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, फाउंडेशनल फंडामेंटल मॉडल वेयर द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्विस, ठीक है, एंड द सर्वर प्रोवाइड्स द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमारा एक क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट रेज करता है सर्वर से, और सर्वर उसको एग्जीक्यूट करके एक रिस्पॉन्स देता है। अब जैसे हमने यहाँ पे google.com लिखा तो वो एज अ रिक्वेस्ट गया गूगल के सर्वर के पास, जो कि उसको एग्जीक्यूट करेगा, और देन HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो कि गूगल पेज को बनाने की एक फाइल्स हैं उनको क्लाइंट्स तक भेजेगा, है ना। और उसके कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट एक डिवाइस है लाइक योर PC और स्मार्टफोन दैट इनिशिएट्स अ रिक्वेस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट को रेज करता है ना। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट द रिक्वेस्ट गोज थ्रू द इंटरनेट टू द सर्वर, इंटरनेट के माध्यम से हम उस रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेज पाते हैं। सर्वर क्या है, एक पावरफुल 24/7 अवेलेबल कंप्यूटर है जो कि प्रोसेस करता है उस रिक्वेस्ट को, और आपके इंफॉर्मेशंस को और सर्विसेज को मैनेज करता है। और रिस्पांस क्या है, रिस्पांस सर्वर ही सेंड करता है टू द क्लाइंट, कंप्यूटर को भी एक क्लाइंट समझ सकते हैं। गिव्स एन ऑर्डर एज अ रिक्वेस्ट टू द वेटर, अब हम एक वेटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऑर्डर करते हैं, है ना। वेटर को हम एक सर्वर समझ सकते हैं, हु टेक्स इट टू द किचन, जो कि हमें किचन तक लेके जाता है, जहाँ हम डेटा, जहाँ हमारा ऑब्वियस सी बात है किचन में हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, किचन में हमारा खाना बन रहा है। देन द वेटर ब्रिंग्स बैक द फूड एज अ रिस्पॉन्स टू द कस्टमर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वर्स की। अब सर्वर के कई सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं, लाइक वेब सर्वर जो कि लिसन करता है आपकी रिक्वेस्ट को, सर्व करता है आपको वेब पेज, ओके, एज अ रिस्पॉन्स।
ठीक है, तो वेब पेज का काम होता है वेबसाइट्स को मैनेज करना, वेब पेजेस को मैनेज करना, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को समझना और उसको वेब पेज एज अ रिस्पॉन्स देना। अब बात करते हैं फाइल सर्वर की। फाइल सर्वर स्टोर करता है और मैनेज करता है फाइल्स को। और जैसे हम वेबसाइट, किसी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम किसी वो फाइल सर्वर पे है स्टोर, तो जहाँ से हम उसे डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। देन आता है मेल सर्वर। मेल सर्वर इज यूज टू ऑब्वियसली सेंड और मैनेज में ईमेल्स। और इसके बाद होते हैं कंप्यूटिंग सर्वर्स, जो कि आपकी पूरी कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं, क्लाउड सर्वर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो HTML इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेजेस, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। तो HTML की हेल्प से हम अपने वेब पेज को, एक सिंगल वेब पेज को डिजाइन करते हैं और उसका के कंटेंट को एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये एक बॉयलर प्लेट है हमारे HTML डॉक्यूमेंट की, है ना। जहाँ पे हम सबसे पहले डॉक टाइप बताते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML है, तो हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है ताकि ब्राउजर समझ सके, है ना। इसके बाद हम अपना रूट एलिमेंट बनाते हैं लाइक HTML, जिसके अंदर हम लिखेंगे HTML का कोड। इसके अंदर हम दो टैग बनाते हैं, एक तो हमारा हेड टैग और एक है हमारा बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर हम अपना मेटा डेटा, है ना, लिंक्स और CSS फाइल को लिंक करते हैं। टाइटल्स को हम क्रिएट करते हैं जो कि टैब में दिखाई देता है हमारे ब्राउजर के। इसके बाद बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर हम जो भी विजिबल कंटेंट है, जो भी एक वेब पेज पर शो होता है, उसको हम बॉडी टैग के अंदर बनाते हैं। अब इनको एक बार और समझ लेते हैं। तो डॉक टाइप क्या करता है, डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप इन्फॉर्म्स द ब्राउजर दैट HTML5 is being used. Okay, HTML क्या है, द रूट एलिमेंट्स दैट रैप्स ऑल कंटेंट ऑन द वेब पेज। तो ये एक रूट एलिमेंट होता है जो कि वेब कंटेंट को रैप करता है। इसके बाद बात करें हेड टैग की, तो हेड कंटेन करता है मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, लाइक कैरेक्टर सेट कौन कौन से होने वाले हैं, टाइटल क्या होने वाला है। हम इसकी मदद से यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करते हैं। इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल में हम सेट करते हैं नेम डिस्प्ले इन द ब्राउजर टैब। तो टाइटल में अब अपने वेब पेज का टाइटल देते हैं जो कि ब्राउजर के टैब में शो होता है। ओके। इसके बाद बात आता है बॉडी। तो बॉडी कंटेन करता है ऑल द विजिबल कंटेंट दैट यूजर सी इन द ब्राउजर। तो मतलब जितना भी कंटेंट हमें एक वेबसाइट पे, एक वेब पेज पे दिख रहा होता है, वो सारा हम बॉडी टैग के अंदर बनाते हैं। इसके बाद आता है कुछ कॉमन HTML टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स। तो टैग्स क्या होते हैं, टैग्स होते हैं इंस्ट्रक्शन दैट डिफाइंस कंटेंट ऑन द वेब पेज। एग्जांपल H1 टैग हो गया, H1 का यूज हम हेडिंग के लिए करते हैं। पैराग्राफ टैग हो गया, पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं। H1 to H6 तक हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। इसके बाद पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, है ना, ब्रेक लाइन टैग। तो ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं। टैग भी दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और एक को हमें क्लोज करना पड़ता है। तो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे एंकर टैग है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसको हमें यहाँ पे बंद करना पड़ा है। वहीं अगर इमेज की बात करो तो इमेज को हमें बंद दोबारा नहीं करना पड़ा है, इमेज का ये सिंगल टैग है जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट हमें प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। तो ये इस एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं कुछ और फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए अपने HTML एलिमेंट्स में। एग्जांपल, यहाँ पे एंकर टैग है, उसके अंदर हमने href एट्रीब्यूट का यूज कर रखा है, जिसके अंदर हम URL डालते हैं, जिसे हम एक लिंक क्रिएट करते हैं। अब जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर URL पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ href एक एट्रीब्यूट है। ठीक है। एग्जाम्पल के एक और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक इमेज टैग दे रखा है, जिसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, एक SRC जिसका मतलब है सोर्स, और इसके बाद है ऑल्ट विच इज अल्टरनेट टेक्स्ट। ओके। तो यहाँ पे सोर्स में हम इमेज का पाथ डालते हैं और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में यानी ऑल्ट में हम, अगर वो इमेज लोड नहीं हो पा रही है या वो सर्वर से डिलीट हो चुकी है, तो हम उसकी जगह अगर कुछ टेक्स्ट हम शो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो SRC एंड ऑल्ट आर द एट्रीब्यूट्स। इसके बाद बात करते हैं HTML लिस्ट के बारे में। तो HTML में लिस्ट्स कुछ इस टाइप की होती है, जैसे हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। तो दो टाइप की होती है, ऑर्डर्ड होती है लिस्ट और अनऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे होगी कि यहाँ पे अभी जैसे बुलेट पॉइंट्स हैं, इनकी जगह हम 1 2 3 4
या ABCD पॉइंट्स की जगह ये कर सकें, तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी, है ना। ऑर्डर लिस्ट के हम लिए हम OL टैग का यूज करते हैं, जो कि डिस्प्ले करता है आइटम्स इन ए स्पेसिफिक नंबर और ऑर्डर, लाइक 1 2 3, है ना, ABC, इवन रोमन में भी। ओके। इसके बाद आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में ये डिस्क्राइब करता है डिस्प्ले रिलेटेड आइटम्स इन ग्रुप्स, और ये बुलेट पॉइंट्स में डिफाइन करता है। इसके बाद लिस्ट आइटम, यानी हम LI टैग का यूज़ करते हैं एक लिस्ट आइटम को बनाने में। जैसे ये एक लिस्ट आइटम है, ये एक लिस्ट का एक एलिमेंट है, एक आइटम है ना, एक एक लिस्ट के आइटम। तो इनको हम यूज़ करते हैं OL या UL, यानी ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर। तो इसका आउटपुट फॉर्मेट कोई वैसा नहीं होता, मतलब आपको एज अ कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट डिस्क्राइब करना होता है हर एक लिस्ट का, है ना। इसके बाद आते हैं HTML टेबल्स एंड HTML फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल्स की। तो टेबल ऑब्वियसली हम रोज और कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो रोज और कॉलम को बनाने के लिए हम HTML टेबल्स का यूज़ करते हैं एक टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए, जैसे आप ऊपर यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके। तो इसमें कुछ खास की टैग्स होते हैं, लाइक टेबल टैग, जिससे हम टेबल का रूट टैग होता है। तो इसके अंदर हम TR मतलब एक टेबल रो डिफाइन करते हैं, जिससे हम एक रो को डिफाइन करते हैं, है ना। अगर हमें टेबल की हेडिंग देनी है तो हम TH टैग का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से होती है, जो कि आप यहाँ पे ऊपर टेबल में भी देख सकते हो। इसकी फीचर क्या होता है, थोड़ा बोल्ड होता है और सेंटर्ड में होता है ना। इसके बाद TD टैग होता है, यानी टेबल डेटा। तो टेबल डेटा के अंदर हम एक एक टेबल डेटा को डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद इनके कुछ खास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, लाइक बॉर्डर, जिनसे आप बॉर्डर को फिक्स कर सकते हो, बॉर्डर की लेंथ, साइज, कलर, इन सब को डिफाइन कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है HTML फॉर्म्स यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। मतलब HTML फॉर्म का यूज हम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यूजर के डेटा को लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए यूजर से। तो लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हम बनाते हैं, हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। तो इनके लिए हम टैग का यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, जो कि रो टैग होता है फॉर्म का, जो कि डिफाइन करता है फॉर्म को। इसके अंदर हम लेबल्स बनाते हैं, लाइक नेम, है ना, ईमेल, और उनके अंदर हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। लाइक टेक्स्ट बेस अगर हमें इनपुट लेना है तो टेक्स्ट इनपुट होगा, डेट अगर हमें इनपुट लेनी है तो डेट इनपुट होगा, है ना, टाइप डेट होगा उसका। अगर हमें पासवर्ड इनपुट लेना है तो इनपुट और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम पासवर्ड लिखते हैं। ऐसे रेडियो, सबमिट ऐसे होते हैं। फिर आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का हम यूज़ करते हैं अपने ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए, है ना। तो सिलेक्ट का यूज़ करते हैं हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए, और उसके अंदर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं, जो कि एक एक ड्रॉप डाउन को क्रिएट करता है। इसके बाद की एट्रीब्यूट्स आते हैं इनके कुछ खास, जैसे एक्शन हो गया। तो एक्शन में हम ये बताते हैं कि हमारा जो भी फॉर्म का डेटा है वो कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन डालते हैं हम, URL डालते हैं उसका। इसके बाद मेथड आता है कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, गेट यूज़ कर रहे हैं या पोस्ट यूज़ कर रहे हैं उस डेटा को भेजने के लिए इस बैकएंड तक। तो ये रहा कुछ HTML टेबल्स और फॉर्म्स की बातें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। जो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो टेक्स्ट बेस्ड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। और इसका यूज़ हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक और अच्छा पॉइंट है कि XML जो है हमारी, वो केस सेंसिटिव है ना। जहाँ पे HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन XML हमारा केस सेंसिटिव है। इसमें यूजर्स अपने बनाए हुए, यूजर अपने से टैग्स को बना सकता है। तो बेसिकली ये की वैल्यू पेयर की तरह होता है। जैसे हम जेसन में वैल्यू को भेजते हैं, जैसे हम जेसन में API का रिस्पॉन्स लेते हैं, ऐसे हम XML का भी यूज करते हैं। तो XML को डिक्लेयर करने के लिए हम ये टैग का यूज करते हैं, जो कि ये बताता है डॉक्यूमेंट हमारा XML में, जैसे हमने डॉक टाइप HTML पर पढ़ा था। ऐसे ही इसका रूट एलिमेंट हम कुछ भी बना सकते हैं। ये सारे यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं। आप एलिमेंट टैग्स में यूजर खुद डिफाइन करता है ना, लाइक नेम, एज। आप इस टाइप के कोई से भी टैग इसमें क्रिएट कर सकते हो। नेस्टिंग होती है इसमें, मतलब आप नेस्टिंग भी बना सकते हो। मतलब अगर आपने नेम का टैग दिया है, उसके अंदर दो टैग दे दिए, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सारे, है ना। एज दे दिया आपने,
तो ऐसे आप नेस्टिंग भी कर सकते हो, मतलब एक टैग के अंदर और भी टैग का यूज आप कर सकते हो। अच्छा, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सएमएल वैलिडेशन। अब क्योंकि हमने सारी चीज यूजर पे छोड़ दी है कि यूजर ही टैग्स को बना सकता है, तो हमें वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है। तो उस वैलिडेशन के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, विच इज डीटीडी। या तो हम डीटीडी का यूज कर सकते हैं या हम एक्सएसडी का, विच इज XML स्कीमा डेफिनेशन, और DTD का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो पर्पस क्या है, डिफाइन द लीगल एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। तो हम इससे मतलब एक लीगल स्ट्रक्चर देते हैं XML को, ताकि यूजर अगर कुछ गलती कर दे तो हम उसे पकड़ सकें। XML स्कीमा डेफिनेशन का भी काम ये है, हम एक स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं XML फाइल का क्या होने वाला है ना। सिंटेक्स क्या होता है, डिराइव फ्रॉम SGML, मतलब स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, और यहाँ पे हम XML के अंदर ही इसे लिखते हैं। डेटा टाइप्स की बात करें तो डज नॉट सपोर्ट, मतलब कोई इसमें अलग से हम डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन हम कीज डिफाइन करते हैं, जहाँ हम XSD में डेटा टाइप्स को भी डिफाइन करते हैं। मतलब एक पूरे स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमने नेम दिया है तो उसमें स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, उसमें न्यूमेरिक डेटा नहीं आ सकता। लेकिन DTD में हम उसमें न्यूमेरिक डेटा भी भेज सकते हैं। तो थोड़ा डेटा टाइप का इधर पंगा चलता है। बाकी नेम स्पेस की बात करें तो डज नॉट सपोर्ट नेम स्पेस, मतलब इसमें कोई हिंट ये नहीं दे रहा होता कि यहाँ पे आपको कौन सा डेटा डालना है, जबकि ये नेम स्पेस को सपोर्ट करता है, मतलब ये आपको हिंट दे सकता है कि आपको यहाँ पे क्या डेटा डालना है। कंट्रोल की बात करें तो प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है आपकी HTML को। और XSD आपका एक कंप्लीट स्कीमा डिफाइन कर रहा है ना, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो रहा है और उसमें डेटा कौन सा किस टाइप का भेजा जाएगा वो भी डिफाइन कर रहा है। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे आप इंटरनली भी, मतलब XML फाइल के अंदर भी इसे डिफाइन कर सकते हो, और एक्सटर्नल .dtd फाइल की फॉर्म में भी इसे डिफाइन कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं XML प्रोसेसर या XML पार्सर के बारे में। अब ये हमारे ब्राउजर में होता है, जो कि XML फाइल को डिकोड करता है, XML फाइल को प्रोसेस करता है, ताकि हम उसमें से रिलेटिव डेटा को निकाल के एक वेब पेज की फॉर्म में शो कर पाए, है ना, या कंप्यूट कर पाए ऑब्वियसली। तो ये एक सॉफ्टवेयर टूल है दैट रीड्स, इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट XML डेटा, प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस फॉर क्लाइंट एप्लीकेशन, है ना। अब इसमें एक प्रोसेसर होता है हमारा डॉम, विच इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि XML को एक ट्री के स्ट्रक्चर में बना देता है ना। इसके एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज है, छोटी फाइलों के लिए अच्छा है ना, सपोर्ट करता है रीड और राइट ऑपरेशंस को। और इसकी डिसएडवांटेज है नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज फाइल, मतलब ये बड़ी फाइलों के लिए एफिशिएंट नहीं है, कंपेरेबली स्लो, और ये मतलब थोड़ा स्लो है। इसके बाद आता है SAX, विच इज सिंपल API फॉर XML, जो कि रीड करता है XML फाइल को लाइन बाय लाइन। अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन सिक्वेंशियली रीड कर रहा है, जैसे हमने पाइथन में पढ़ा होगा ना, जब हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है वो केवल एक ही लाइन को, फाइल की केवल एक लाइन को पॉइंट करता है और उसी को रिटर्न करता है। अगर हमें लाइन चेंज करनी है तो हमें, मतलब अगर हमें दूसरी लाइन चाहिए तो उसके लिए लाइन चेंज करनी पड़ती है, राइट। तो ये बहुत फास्ट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो सिर्फ एक फाइल को, एक लाइन को पॉइंट कर रहा है, तो ये थोड़ा फास्ट भी होगा और लेस मेमोरी यूज करेगा। लेकिन हार्डर है मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि अब वो पूरा डेटा एक बार में नहीं दिखा रहा है, एक लाइन को पॉइंट करे बैठा है, तो मॉडिफिकेशन के लिए हार्ड है। क्लाइंट पूरा डेटा एक बार में नहीं दे सकता, वो छोटे छोटे पीसेस में देख सकता है। अच्छा, तो ये कुछ 5 मैंने हॉट PYQs क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको यहाँ पे लिस्ट आउट करा है, लाइक एक्सप्लेन वेब टेक्नोलॉजी एंड इट्स कंपोनेंट्स, जहाँ पे आपको वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है और कंपोनेंट्स बताने हैं, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सर्वर, वेब सर्वर्स के बारे में, और वेब ब्राउज़र के बारे में। तो ये सारे आपको टेक्नोलॉजीज और उनके कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद है डिफाइन प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब, यानी जितने भी हमने प्रोटोकॉल्स की बात करी, एक तो आपको वो समझानी है और प्रोटोकॉल्स होती क्या है ये समझाना है। तो एक्सप्लेन HTTP हमने पढ़ा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS, FTP, SMTP, है ना, ये POP3 और IMAP, ये सारे हमने अभी अभी पढ़े हैं।
इसके बाद आता है क्रिएट एन HTML कोड टू डेवलप अ यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटेनिंग फील्ड लाइक नेम, DOB एड्रेस, है ना, ये सारी एक फॉर्म बनाना है बेसिकली HTML का। तो सबसे पहले तो आप बॉयलर प्लेट बनाओगे, है ना। उस बॉयलर प्लेट के अंदर आप टाइटल दोगे रजिस्ट्रेशन का या रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, है ना। बॉडी टैग के अंदर आप फिर अपना फॉर्म डिफाइन करोगे, उसमें मेथड डालोगे, है ना, रजिस्ट्रेशन करके स्लैश रजिस्ट्रेशन मेथड डालोगे पोस्ट, है ना। उसमें फिर फॉर्म के अंदर आप लेबल बनाओगे, नेम, उनका इनपुट टाइप दोगे, डेट ऑफ बर्थ बनाओगे, उसके लिए डेट टाइप इनपुट लोगे, है ना, एड्रेस लिखोगे, जेंडर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आप HTML में एक ऐसा कोड लिखोगे। तो अगर आपको ये नहीं आता तो एक बार इनका कोड या तो आप ChatGPT से पूछ सकते हो, एक बार इनका कोड देख लेना, बाकी है कंपैरेटिवली बहुत सिंपल, है ना। इसके बाद बात करते हैं डिजाइन अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग XML DTD। तो अब यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग DTD बनाना है। तो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, जहाँ पे आपका ईमेल का डेटा आपको स्टोर करना है ना, जिसमें सेंडर आपको रखना है, रिसीवर आपको रखना है, सब्जेक्ट आपको, बॉडी आपको रखनी है, जो कि एक ईमेल के बेसिकली पार्ट होते हैं, है ना। एक ईमेल का पार्ट होता है सेंडर के, वो कौन है जो भेज रहा है, रिसीवर किसको भेज रहा है, सब्जेक्ट उसका टाइटल क्या है मेल का, बॉडी उसके अंदर का कंटेंट। तो ये सबको स्टोर करने के लिए आपको एक DTD डिफाइन करना है। अब वो आप दो टाइप से कर सकते हो, या तो इंटरनली, बाकी मैं कहूँगा एक एक्सटर्नली शो करना। तो यहाँ पे आप कोई भी एक मतलब एग्जाम्पल XML.DTD करके फाइल का नाम दे सकते हो, है ना। उसके अंदर आपको एक बार इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि हाँ इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो सिमिलर होता है HTML टैग्स के जैसा। तो टैग के अंदर हम एक्सक्लेमेटरी साइन के आगे एलिमेंट लिखते हैं, और उसके बाद अपना जो एलिमेंट जो टैग का नाम होगा वो लिखते हैं, और उसका डेटा टाइप कैसा होगा वो डिफाइन कर, मतलब इसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा या अदर एलिमेंट्स होंगे, ये डिफाइन करते हैं। तो एक बार इसका ज़रूर इस क्वेश्चन को एक बार ChatGPT पे देख लेना, बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML बेस्ड ऑन नेचर और स्ट्रक्चर। तो जैसा कि अभी हमने बात करी, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, जहाँ XML होता है। HTML का यूज़ हम करते हैं वेब पेज को बनाने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, जहाँ XML का यूज़ हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, मैनेज करने के लिए, है ना। तो ऐसे आप भी लिख सकते हो। तो हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, 5 हमने PYQs क्वेश्चन भी देख लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।